गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा एजेंडा है वो एंजाइम्स हैं। हम आज एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजाइम्स जो हैं वो सेकेंड यूनिट का ही पोर्शन है हमारा। तो अब हमको एंजाइम्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एंजाइम जो है वो होते क्या हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंजाइम्स की विशेषता क्या होती है, कौन कौन से अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की प्रकृति कैसी होती है, क्या विशेष गुण होते हैं, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजाइम के, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स के सामान्य गुण। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एंजाइम हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं। हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस प्लांट की एक तरीके की फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में ये होता है, ठीक है। तो आपने देखा था कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो अलग अलग स्टेजेस आई थी या फिर मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप्स आई थी, और सारी की सारी स्टेप्स के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा था, है ना, मतलब कि जो प्रोडक्ट या फिर हम बोल रहे थे कि जो CO2 ग्राही था या CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो प्रोडक्ट था, उससे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था, तो वो सारी क्रिया जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी C3 साइकिल के अंदर कि जो RUDP था या RUBP था, ठीक है, वो बना रहा था 3PGA। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को, ठीक है। तो रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो मेन जो क्रिया कारक है वो क्रिया फल में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है, और किसकी एक्टिविटी से बदलता है, एंजाइम की एक्टिविटी से बदलता है। तो जनरली हम डाइजेशन की बात करते हैं, या जनरल हम बेसिक बात करते हैं कि पाचन या डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर हम जटिल अणुओं को सरल अणुओं के अंदर विभाजित करते हैं। तो ये जो विभाजन की जो रिएक्शंस होती हैं, वो सारे रिएक्शन किसके कारण संभव होती है, एंजाइम्स के कारण, या फिर ये सारी जो रिएक्शन है वो एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज होती हैं। तो एंजाइम है क्या, एंजाइम जो है वो एक स्पेशल टाइप के, हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम है क्या, एक तरह से कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। एंजाइम्स क्या है, उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। मतलब कि रिएक्शन की किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी दर को बढ़ाना या कम करना इन कैटलिस्ट के हाथ में होता है, बिना अपने स्ट्रक्चर में चेंज किए। मतलब कि इनका काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या फिर कम करना। मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं वो विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो प्रोडक्ट बनता है वो बिना एंजाइम्स की उपस्थिति के नहीं हो पाता। तो एंजाइम्स के पास में ये स्पेशल कैरेक्टर, ये बोल सकते हैं, या स्पेशल चीज होती है कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बिना उसके अंदर इंक्लूड हुए, बिना अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स विशेष प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। अब हम बात करें कि एंजाइम्स जो है वो मिलेंगे कहाँ पर, प्रेजेंट कहाँ पर होंगे। तो एंजाइम्स हर सेल के अंदर, या एंजाइम जो है वो जनरली कोशिकाओं के अंदर ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, जैसे हमने बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो
इसका मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितनी भी मैकेनिज्म होगी वो कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। वैसे ही हमने देखा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, जो क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर हो रही थी, डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर हो रही थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब एंजाइम्स जो हैं वो बाहर से नहीं आते हैं, एंजाइम्स इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर इनकी मात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है। हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं कि एंजाइम हमको मिलेंगे कहाँ पर, तो हमने बोला एंजाइम सेल्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, इनका जो परसेंटेज होता है वो हर सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एज पर नीड, जैसी जैसी जरूरत होगी वैसे वैसे एंजाइम्स जो है वो उपस्थित होंगे। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी, हम बात करते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम है वो कहां पर मिलेंगे हमको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर ही एंजाइम्स जो है वो उपस्थित होते हैं, और जैसी जैसी उनकी नीड होती है वैसा वैसा वो स्पेसिफिक रोल जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एंजाइम्स जो है वो है क्या, तो एंजाइम विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं बिना अपनी संरचना में परिवर्तन किए, ठीक है। तो इस प्रकार से कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। अब हम बात करें कि एंजाइम्स जो है वो उसमें क्या ऐसा स्पेसिफिक होता है, क्या विशेष गुण होता है, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं कि एंजाइम्स आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एंजाइम्स के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, तो एंजाइम से रिलेटेड आपके बहुत सारी हिस्ट्री भी है, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनका वर्क है एंजाइम के ऊपर। जैसे कि हम बात करते हैं कोहने, ठीक है, डब्ल्यू कोहने जो हैं, उन्होंने ईस्ट जो है ना, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ईस्ट में किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स के बारे में बताया। या फिर हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो टर्म है, ठीक है, एंजाइम टर्म गिवन बाय डब्ल्यू कोहने। तो एंजाइम term was given by ठीक है, और इन्होंने ईस्ट की सेल्स के अंदर फर्मेंटेशन के द्वारा जो प्रयुक्त एंजाइम्स के बारे में बताया था, ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन किण्वन की प्रक्रिया में, ठीक है। तो और इन्होंने ही एंजाइम का टर्म दिया था, एंजाइम टर्म जो है वो कोहने के द्वारा ही दिया गया था। तो इन्होंने एंजाइम्स का मतलब क्या बताया था कि एंजाइम जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइमा, ठीक है। एंजाइम जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइमा। एन का मतलब होता है इन और जाइमा का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। तो इन ईस्ट का मतलब ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ईस्ट के किण्वन के अंदर, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो एंजाइम टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू कोहने, और हमने क्या बात करी, उन्होंने एंजाइम के लिए क्या बोला कि एंजाइम जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइमा। एन का मतलब होता है इन और जाइमा का मतलब होता है ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स के बारे में बताया। इसके अलावा सुमनर है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सुमनर, बुकनर। तो सुमनर जो थे उन्होंने जो आपके एंजाइम है, एक एंजाइम है यूरिएज एंजाइम, ठीक है, यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था, ठीक है। तो सुमनर जो थे उन्होंने क्या किया था, सुमनर ने क्या किया था कि एक एंजाइम है यूरिएज,
उसको क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था और उन्होंने एक स्पेशल बात बताई कि सारे के सारे या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब कि अधिकतर या अधिकांश सभी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली प्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है। तो जनरली ये कहा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर या फिर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, सुमनर ने यूरिएस एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया और उन्होंने बताया, जब उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करी तब उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ सभी एंजाइम या ऑलमोस्ट सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की चेन होती है ना, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से जनरल कुछ बेसिक हिस्ट्री पोर्शन भी हमारा है एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो जो हमारी यूनिट है उसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो गया हमारा, तो एंजाइम्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम एंजाइम की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी है उससे अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके अलावा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके अलावा हम एक्टिवेशन एनर्जी और आइसोजाइम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट हम इसकी मैकेनिज्म या एक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में देखेंगे, जैसे कि लॉक एंड की थ्योरी है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी या फिर एक बेसिक हिस्ट्री पोर्शन है एंजाइम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स जो हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या है। हम पहले पीपीटी के अंदर देख लें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, जब डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया होती है तब वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स कैन अकर, मतलब कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर उत्पन्न होती हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब कि ये कब पॉसिबल है, जब कोई ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इसके अंदर उपस्थित हो तभी डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन देयर एब्सेंस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, अगर इनकी अनुपस्थिति है तो ये रिएक्शन होंगी तो सही लेकिन बहुत ही स्लोली होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं हमारे पास में। 1835 के अंदर जे बर्जीलियस जो थे उन्होंने डेमोस्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब कि जैव उत्प्रेरक के अस्तित्व को बताया था। ठीक है, फिर बुकनर जो थे 1897 में बुकनर डेमोस्ट्रेटेड द एबिलिटी टू फर्मेंट ग्रेप सॉल्यूशन शुगर, ग्रेप सॉल्यूशन मतलब शुगर बाय द जूस ऑफ ईस्ट सेल से जो है अंगूर का जो घोल है, ठीक है, उसमें किण्वन की जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, उसको समझाया। 98 के अंदर W. कुह ने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम टू सोल्यूट द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया और ईस्ट, मतलब कि ईस्ट जो है एक फंगस है ना, ईस्ट क्या है, एक फंगस है, तो इसके फर्मेंटेशन के अंदर प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि एंजाइम जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइमा या एन प्लस जाइमस। ठीक है, एन का मतलब होता है इन और जाइमा का मतलब होता है ईस्ट, मतलब कि ईस्ट के अंदर। ठीक है, यही हमारा हिंदी है इसका।
अब नेचर ऑफ एंजाइम की बात करें हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के नेचर की बात करें तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के हैं, ये तो हमने देख लिया। मतलब कि पहला अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन नेचर। ठीक है, एंजाइम्स जो है, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और अमीनो एसिड की चेन जो होती है वही प्रयुक्त होती है रिएक्शन को कैटलिस्ट करने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो जो एंजाइम है उनकी जो साइज है वो प्रोटीन से काफ़ी बड़ी होती है। प्रोटीन अणुओं से इनकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर हम साइज की बात करें तो मोर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, हम एंजाइम के स्पेशल नेचर की बात कर रहे हैं कि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है। तो हमने बोला एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स जो है उनका फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो अमीनो एसिड्स की जो चेन है उसकी चेन के द्वारा होता है और इनका जो साइज है वो प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन, मतलब कि एसिड और बेस क्या होता है तो हम पीएच के बेसिस पर देखते हैं। जिनकी पीएच 7 से कम होती है उसको हम एसिड कहते हैं और जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है तो उसको हम बेस बोलते हैं। तो हम जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्शन के कंपोनेंट के बेस पर हम उसकी पीएच देखते हैं। इसका मतलब अगर वो एसिडिक है तो इसकी पीएच कैसी होगी, लेस देन 7, और अगर वो बेसिक है तो उसकी पीएच मोर देन 7। तो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की रिएक्शन को कैटलिस्ट कर सकता है, बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना। या एंजाइम्स कैन कैटलाइज बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एंड बेसिक। मतलब कि एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक या फिर हम अम्लीय जो अभिक्रिया होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरित कर सकते हैं और क्षारीय अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं। मतलब कि एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पर उनकी जो उत्प्रेरण क्षमता होती है, कैटलिस्ट पावर होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। तो एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक। तो ये कुछ विशेष गुण होते हैं एंजाइम्स के जो हमको देखने को मिलते हैं कि एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, साइज इनकी प्रोटीन से ज़्यादा होती है, एसिडिक और बेसिक किसी भी प्रकार की रिएक्शन को ये क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके गुणों की बात करें, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एंजाइम्स सबसे पहली बात प्रोटीन नेचर के तो होते ही हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे जब हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंजाइम्स का आणविक संरचना पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हम एंजाइम्स को उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम एंजाइम्स को उनके मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एंजाइम्स, सरल एंजाइम्स, और सेकंड है हमारे पास में कॉन्जुगेटिव एंजाइम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नेचर के नहीं होते, या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी एंजाइम का जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीनियस नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं।
सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिसमें या जिनका पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीनियस होता है, मतलब कि ऐसे एंजाइम जो पूरे के पूरे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं सरल एंजाइम कहलाते हैं, जिसमें नॉन प्रोटीन कोई भी पार्ट नहीं होता है, मतलब कि ऐसे एंजाइम जिसका सारा के सारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनियस है, सिंपल एंजाइम कहलाते हैं। अगर हम कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित एंजाइम्स की बात करें तो ऐसे एंजाइम्स जिनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। अगर हम बात करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिक आयन, इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लोराइड आयन हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, या फिर वो आपके जो NAD है, FAD है, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। मतलब कि हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया कि जब एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। अब प्रोटीन पार्ट तो हमको पता है वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बना होगा, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं, आयन, ठीक है, और वो आपका क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्पेसिफिक किसी भी एंजाइम का कोई भी स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अपने पार्ट या अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा है एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या है मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले एक एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में हमेशा एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है। एक्टिव साइट मतलब कि एंजाइम ऐसा के ऐसा ही कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता, मतलब कि एंजाइम को सबसे पहले सक्रिय बनाना पड़ता है, एंजाइम को सबसे पहले एक्टिव बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें किसी अदर सब्सटेंसेस की नीड होती है, और इन अदर सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। हम एंजाइम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की बात करें तो कुछ एंजाइम तो जनरली आपके हमने मान लिया कि ये पूरा के पूरा जो अगर ये एंजाइम का है तो ये पूरा के पूरा प्रोटीन पार्ट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिंपल एंजाइम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इस प्रोटीन पार्ट के अलावा यहाँ पर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी उपस्थित हो, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये पूरा तो है प्रोटीन पार्ट और यहाँ पर ये जो है ये है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये है प्रोटीन पार्ट। अब हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम देखेंगे प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट को हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी देते हैं एंजाइम्स के केसेस में। तो हमने देखा कि सिंपल होगा, सिंपल एंजाइम होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है, जो कि पूरा के पूरा प्रोटीनियस पार्ट से मिलकर बना होगा। अगर ये कॉन्जुगेटेड होगा तो इस तरीके से होगा, संयुग्मित होगा तो इसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और अप्रोटीन यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट जो है वो होता है। अब ये नॉन प्रोटीन में हम कुछ भी ले सकते हैं, वो आयन, कैटायन कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट का नंबर 1 और मोर हो सकता है। तो इस एक्टिव साइट से कुछ अदर मॉलिक्यूल आकर के जुड़ेंगे तभी ये एंजाइम जो है वो एक्टिव हो पाएगा, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो पाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम इन अदर सब्सटेंसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये है हमारा एंजाइम, ठीक है। तो जब ये इससे जुड़ेगा तो ये किस तरीके का दिखेगा,
ये हमारा एंजाइम था और ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था। तो ये इसके अंदर फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जो संरचना है वो किसके जैसी है, एक्टिव साइट के जैसी है, तो वो इजीली इसके साथ में अटैच हो जाता है। जब एंजाइम से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो रेडी हो जाता है एंजाइम मतलब कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने या कम करने के लिए। तो इस प्रकार से हम एक एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए उसी एक्टिव साइट से मिलता जुलता सबस्ट्रेट होना चाहिए जो कि उसमें इजीली फिट हो सके और इस एंजाइम को एक्टिव बना सके। तो एक्टिव एंजाइम किस फॉर्म में होता है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है जिसको हम EC या ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने इसके नेचर की बात कर ली। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणों की बात करें, तो हम देखते हैं कि जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो हमने बोला टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। टेम्परेचर स्पेसिफिक होने का मतलब कि कुछ आइडियल टेम्परेचर होता है 10 to 25, जनरली हम मानते हैं 10 से 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम टेम्परेचर को आइडियल टेम्परेचर मानते हैं। अगर इससे ज़्यादा मतलब कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होगा तो एंजाइम्स की जो कार्य करने की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है या एंजाइम की जो कैटलिस्ट पावर होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि एंजाइम सबसे बेस्ट वर्क कब शो करते हैं तो इस आइडियल टेम्परेचर पर शो करते हैं। इसी प्रकार एंजाइम्स जो होते हैं वो pH स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। टेम्परेचर स्पेसिफिक होने का मतलब कि एक आइडियल टेम्परेचर पे ये सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एंजाइम्स जो है वो नष्ट हो जाएंगे, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं रहेंगे। मतलब एंजाइम पूरी की पूरी तरह क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं pH स्पेसिफिक है तो आइडियल pH इनकी होती है 5 to 7 या 7.5, है ना। तो जनरली इसी pH पर ये सबसे बेस्ट वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब विशिष्ट होते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कि हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रुबिस्को है, पेप कार्बोक्सिलेज है। पेप कार्बोक्सिलेज का मतलब जो आपका C4 साइकिल था उसमें हमने देखा था कि जो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा था वो आपके कौन से एंजाइम के वर्क के थ्रू हो रहा था, तो पेप कार्बोक्सिलेज। मतलब कि वहां पर जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट कौन था, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इस प्रकार से जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 के साथ में बाइंड होता है वहां पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो विदाउट एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो एंजाइम का यही स्पेसिफिक वर्क होता है, प्रोडक्ट फॉर्म करना या फिर किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। जितनी फास्ट रिएक्शन होगी उतना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, और जैसे ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हम क्या देखते हैं, लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उत्पाद बनता है। मतलब कि जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में ये एंजाइम वापस से फ्री हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इस तरीके का एंजाइम है वो टोटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एंजाइम के काम करने का जो तरीका है वो क्या है, एंजाइम होता है, स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, उससे मिलता जुलता सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये तैयार हो जाता है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए।
और जैसे ही रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, एंजाइम मतलब कि प्रोडक्ट जब पूरी तरीके से बन जाता है तो एंजाइम वापस से रिलीज हो जाते हैं। अब ये एंजाइम दूसरी रिएक्शन को या दूसरी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटलिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इनका जो काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं पीपीटी में। नेचर ऑफ एंजाइम, तो नेचर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम इज़ अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, मतलब कि एंजाइम जो होते हैं वो वाटर लवर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स आर ऑफ प्रोटीन नेचर, ठीक है। एंजाइम्स जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर लार्जर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल इन साइज। अगर हम साइज़ की बात करें तो एंजाइम की जो साइज़ है वो प्रोटीन से काफ़ी बड़ी होती है, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। एंजाइम कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो अम्ल तथा क्षार मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम जो हैं आर अनस्टेबल, देयर कैटलिस्ट कैपेसिटी इज लॉस्ट एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि स्थिर नहीं होते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर स्पेसिफाइड होते हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं एंजाइम्स को तो वो अपनी जो कैटलिस्ट पावर होती है उसको खो देते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की, एंजाइम्स के सामान्य गुणों की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में, एंजाइम्स जो होते हैं कैन कैटेलाइज एनी केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि एंजाइम जो है वो किसी भी अपनी मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं बिना अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाए। मतलब कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, लेकिन वो अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाए बिना, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाए बिना किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं उनका स्पेसिफाइड कैरेक्टर होता है ये। नेक्स्ट, एंजाइम्स accelerate the reaction speed, मतलब कि but do not affect the equilibrium of the reaction। एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन या अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य स्टेट जो होती है उसको प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर इच रिएक्शन। अब एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अति विशिष्ट होते हैं, जैसा कि हमने बात करी कि ये एक उनका गुण होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है एंजाइम्स का, कि एंजाइम्स जो हैं वो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, विशिष्ट होते हैं। एंजाइम्स आर इनएक्टिव इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, while in dry conditions such as seeds, spores etc. can survive up to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, एंजाइम्स जो है हमने पहले ही बात करी कि हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो एंजाइम्स कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो एंजाइम्स जो हैं वो अगर आप 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड मीडियम में इतने टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ड्राई प्लेसेस या ड्राई कंडीशंस में क्या होता है, सीड्स और स्पोर्स, आप हर जगह आप देखते हैं जितनी भी केमिकल रिएक्शन है इनकी मेकिंग में सभी में आपके एंजाइम्स बनते ही हैं और एंजाइम का स्पेसिफिक रोल होता ही है। लेकिन ड्राई स्टेट होगी, ड्राई कंडीशन होगी तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी वो एक्टिव रह सकते हैं। तो लिक्विड में वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ड्राई कंडीशन में वो कैसे हो जाएंगे, ड्राई में अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी वो उसको इनएक्टिव नहीं बना सकता है, तब भी वो इनएक्टिव नहीं रहता। एंजाइम्स आर एक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब कि एंजाइम्स की अगर बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत सूक्ष्म मात्रा है तो भी वो एक्टिव रहेंगे,
ठीक है। तो एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंजाइम से रिलेटेड हमने जो आज पॉइंट डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो कुल मिलाकर के एंजाइम्स जो है वो ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे या फिर मतलब जनरली बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, ठीक है, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, बिना अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाए। और जैसा कि हमने देखा कि एंजाइम जो है जब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि ये एंजाइम की एक्टिव स्टेट कहलाती है। अब ऐसी कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद में एंजाइम वापस से रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम अब दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार से एंजाइम्स की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। एंजाइम बनते कहाँ हैं, तो सेल्स के अंदर ही इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ इनकी यूज होगा वहाँ वहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एंजाइम्स का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।